और इसका मेन टॉपिक है मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन की जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है। अच्छा, मोटिवेशन को अगर हमने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो वी कैन से कि दे आर द फैक्टर्स एंड रीजंस जो कि हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखें, जब आपने कोई भी बिहेवियर करना है या कोई एक्शन कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, उसके लिए एक तो आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ करनी है। सेकंड ये कि आपके पास आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए टू डू दैट थिंग, ठीक है। तो जो मोटिवेशन है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं और एनर्जी देते हैं। तो जब बात मोटिवेशन की होती है या बिहेवियर की बात होती है तो सबसे पहले आ जाती है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट ऐसे इनबॉर्न पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के जो कि ह्यूमन बीइंग्स या जो एनिमल्स हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से लर्न नहीं करते, बल्कि वो उनके अंदर प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे ने प्री प्रोग्राम्ड हैं और नेचर ने उसको सिखाई हैं, ना कि उसको उसके पेरेंट्स ने या फिर उसकी इन्वायरमेंट ने सिखाई हैं, ठीक है। सो जो इंस्टिंक्ट होती है वो ऐसे बिहेवियर के पैटर्न है जो कि एक इंसान या एक एनिमल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। इसको अगर हम एग्जांपल दें तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो रोना उसको कोई सिखाता नहीं है, बल्कि उसको पहले से रोना होता है, ठीक है। अब जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं ये हर एनिमल या हर ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं और उसका मेन मकसद होता है सर्वाइवल। देखें, एक बच्चा जो है उसको रोना पहले से आता है, ठीक है, उसको कोई सिखाता नहीं है। उसके रोने का मकसद क्या है कि सो दैट उसके जो पेरेंट्स हैं उसको उसकी नीड्स का पता चल सके। जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसको खाना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर भी इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं। लाइक डक है, डक जब अपने एग से हैच करती है तो वो अपनी मदर के फीट को फॉलो करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपनी मदर को फॉलो करेगी, अपनी मदर के पास रहेगी तो वो सरवाइव कर सकती है। इसी तरह से जो टर्टल है, जब वो अपने एग से हैच करता है तो वो वाटर की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो खुश्की पे जिंदा नहीं रहेगा बल्कि वाटर में जाके जिंदा रहेगा। सो ये ऐसे पैटर्न है जो कि एनिमल्स ने पहले से लर्न की हैं। जैसे वो पैदा हुए हैं उनके अंदर ये चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड हैं या पहले से कह लें कि सॉफ्टवेयर में उनके मौजूद हैं। उन्होंने ये चीज़ें किसी इन्वायरमेंट से या अपने पेरेंट्स से नहीं सीखी। इसको हम मज़ीद देखते हैं कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्यों मौजूद होती हैं एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे पहला जो एम होता है वो सर्वाइवल होता है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करोगे तो फिर आप ग्रो करोगे और बाकी चीज़ें करोगे। अब जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं इनका बिहेवियर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन है, और ब्रेन जो है वो एक कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो कि कम्प्लेक्स है और जो ह्यूमंस को कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे कम्प्लेक्स बिहेवियर हैं वो हम क्या करते हैं, वक्त के साथ सीखते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। और किस वजह से हम वो चीज़ें लर्न कर पाते हैं? अपने ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो ब्रेन है इसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम्प्लेक्स हैं और ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ड्राइव रिडक्शन अप्रोच सेटिस्फाइंग आवर नीड्स। देखें, जो हमारी बॉडी है उसकी कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, इनकी बॉडीज़ हैं और बॉडीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम सर्टन बिहेवियर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। लाइक बॉडी जो है उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है कि इंसान को भूख लगती है जिसको हम हंगर कहते हैं। जितना ज़्यादा हम हंग्री फील करते हैं उतना ज़्यादा फिर हम क्या करते हैं, खाने की तरफ जाते हैं या फूड को लेते हैं और ईटिंग करते हैं, ठीक है, ईट करते हैं। तो जो हमारा ईटिंग का हैबिट है या ईटिंग का जो बिहेवियर है वो किस चीज़ से मोटिवेटेड है? दैट इज़ मोटिवेटेड बाय हंगर। देखिए, अगर हमें हंगर लगेगी या हंगर फील होगी तो हम कुछ खाने के लिए जाएंगे या एफर्ट करेंगे। इसी तरह से बॉडी की नीड है टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में एक ड्राइव पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कि जी थ्रस्ट फील हुई है हमें, या हमें प्यास फील हुई है।
जब हमें प्यास फील होती है तो हम जाके पानी पीते हैं, जितनी ज़्यादा प्यास फील होती है उतनी ज़्यादा जाके या उतनी ज़्यादा दफ़ा हम पानी पीते हैं। सो ये जो बिहेवियर है इसको हम कह सकते हैं, जो ड्राइव रिडक्शन अप्रोचेज है, कि ये हमारी बॉडी की जो फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है जब वो थका थका फील करती है तो फिर हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक नीड पैदा होती है या एक ड्राइव पैदा होती है कि हम रेस्ट करें। सो रेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। स्लीप में क्या है कि हमारी बॉडी एक बेहतर अंदाज में रिलैक्स होती है और हम दोबारा से फ्रेश फील करते हैं। तो जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसकी कुछ नीड्स हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो ड्राइव रिडक्शन अप्रोच है उसको एक्सप्लेन करती है कि हमारा जो सर्टन बिहेवियर है वो मोटिवेटेड होता है ड्यू टू हमारी फिजिकल बॉडी। जैसे बॉडी की नीड है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, और इन नीड्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी नीड्स भी कहते हैं। इसी तरह से जो बॉडी है या इंसान है वो चाहता है कि उसकी जो स्पीशी है वो आगे से आगे बढ़े। इस वजह से बॉडी के अंदर एक नीड है रिप्रोडक्शन की। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में या हर सोसाइटी में हर इंसान जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए मैरिज का इंस्टीट्यूट है, सही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, बॉडी की नीड्स हैं, और बॉडी जो है उनको फुलफिल करने के लिए सर्टन बिहेवियर्स को डायरेक्ट करती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम वो सर्टन बिहेवियर्स परफॉर्म करें। अगर आप खुद से सोचें कि अगर आपको भूख फील नहीं होगी तो आपको खाने का दिल भी नहीं करेगा, अगर आपको प्यास फील नहीं होगी तो फिर पानी पीने का दिल नहीं करेगा, अगर आप कभी थका महसूस नहीं करेंगे तो ना सोने का दिल करेगा ना रेस्ट करने का दिल करेगा। तो ये जो सर्टन चीज़ें हैं हमारी अंदर या मैकेनिज्म है वो सर्टन ड्राइव्स प्रोड्यूस करता है सो दैट हम अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें, और इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी नीड्स कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं या फिजिकल नीड्स होती हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी नीड्स। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी प्राइमरी नीड्स के अलावा हमारी डिफरेंट सेकेंडरी नीड्स भी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी ड्राइव्स भी होती हैं। देखें, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एकेडमिकली हाईली अचीव करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली हाईली अचीव करना चाहेंगे, ठीक है, अपनी आफ्टर लाइफ में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एकेडमिकली इतना हाईली अचीव नहीं करना चाहते। तो क्या है कि उनके अंदर एकेडमिकली हाई अचीव करने की ड्राइव जिसमें जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा पढ़ाई के लिए। वो इंसान जो प्रोफेशनली हाई अचीव करना चाहता है उसके अंदर ये ज़्यादा ड्राइव होगी कि वो ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन में आगे से आगे जा सके। तो जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं या जो हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं उनका मेन मकसद क्या है कि हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करना। और जो हमारी सेकेंडरी ड्राइव्स हैं या जो सेकेंडरी चीज़ें हैं लाइक टू अचीव हाई इन एकेडमिक्स और प्रोफेशनली, वो किधर से आती हैं, वो आती हैं इन्वायरमेंट से आती हैं, और वो क्या है हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। आगे जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उनसे फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से लर्न करता है, अपने फ्रेंड से लर्न करता है, वो लोग जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं उनसे लर्न करता है, और किस तरह से अपने बिहेवियर्स उसके मॉडिफाई होते रहते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ड्राइव रिडक्शन अप्रोच हमें ये बताती है कि जो हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं उनको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जब हम उनको रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। लाइक हम हंगरी अगर फील करते हैं तो हम फ़ौरन जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, जो चीज़ मिलती है उसको खा लेंगे, ठीक है। प्यास लगती है, फ्रिज में से पानी की बोतल निकालेंगे, पानी पियेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, अपने ड्राइव को और अपनी जो बॉडी की नीड है उसको फुलफिल कर देंगे। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इतना सिंपल नहीं है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारे सर्टेन बिहेवियर्स जो हैं वो हम इन प्राइमरी ड्राइव्स के को एक्सप्लेन करके उनको फर्दर आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि हमारा जो बिहेवियर होता है इंसानों का वो बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसके लिए आगे हमें डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि हमारे कम्प्लेक्स बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगी। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ईमेल आती है या मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम सब सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैसेज को चेक करेंगे कि किसने क्या मैसेज किया। सो ये है कि इंसान का जो बिहेवियर है दैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, और इसके लिए हमें
ड्राइव रिडक्शन थ्योरीज के अलावा डिफरेंट थ्योरीज चाहिए, सो दैट हम अपने बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उन फैक्टर्स को देख सकें जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। अरोजल अप्रोच जो है इसका मेन मकसद है ऐसे बिहेवियर को एक्सप्लेन करना जिसमें हमारा मकसद होता है कि अपने एक्साइटमेंट लेवल को मेंटेन करना या फिर इंक्रीज करना। देखिए एक्साइटमेंट क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी है एक्साइटमेंट जिसमें हम कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। देखें अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हाई होता है नेचुरली, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट लो होता है। ऐसे लोग जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हाई होता है वो अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनको इस तरह से प्लान करते हैं कि उनका वो जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है वो कभी कम ना हो। देखिए वो ऐसे स्पोर्ट्स में इंडल्ज होंगे जिसमें ज़्यादा रिस्क हो, जिसमें डेंजर हो, लाइक वो हाइकिंग करेंगे, स्केटिंग करेंगे, डेयर डेवल स्पोर्ट्स करेंगे। सो उनका मेन मकसद क्या है कि अपना लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है उसको वो हाई रखें। वो ऐसी जॉब्स करेंगे जो कि चैलेंजिंग हो, वो डेंजरस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करेंगे। इसके बरअक्स ऐसे लोग जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट लो है वो बिल्कुल इसकी अपोजिट करेंगे। वो अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान करेंगे कि उसमें स्टेबिलिटी हो, वो ऐसी जॉब करेंगे जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो, ऐसी जॉब करेंगे जिसमें एक फिक्स कह लें कि ड्यूटी आवर्स हों, और ऐसी स्पोर्ट्स या ऐसी इंटरटेनमेंट में इंडल्ज होंगे जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। सो हम कह सकते हैं कि जो अरोजल अप्रोच है वो बेसिकली बताती है कि लोग जो हैं उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है और वो उसको मेंटेन करने की या इंक्रीज करने की कोशिश करते रहते हैं। देखें इसी वजह से हम कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं। ठीक है, वो कौन से लोग हैं जो कि एनर्जेटिक होते हैं जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हाई होता है। कुछ लोगों के बारे में हमारी राय होती है कि जी वो बड़े ढीले हैं या डल हैं, तो वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्या होता है, लो होता है। फिर वो अपनी एक्टिविटीज या अपना उनका बिहेवियर भी क्या होता है, इस तरह का होता है कि वो बड़े धीमे मिजाज के होते हैं। इंसेंटिव अप्रोचेस। इंसेंटिव अप्रोचेस हमें ये बताती हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो इंसेंटिव से भी मोटिवेटेड होता है। देखिए इंसेंटिव्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल इंसेंटिव्स, एक होते हैं इंटरनल इंसेंटिव्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स हैं उसमें आ जाता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखिए जो रिवार्ड्स होते हैं या जो पनिशमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। देखें एक जो स्टूडेंट है वो किस लिए हार्ड वर्क करता है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो जो उसके मार्क्स हैं या जो उसके ग्रेड्स हैं वो क्या है, उसके लिए इंसेंटिव है। एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है सैलरी क्या है उसके लिए इंसेंटिव है, सो दैट वो हार्ड वर्क करे, अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म करे। जो उसको बोनस मिलता है वो क्या है, उसका एक इंसेंटिव है टू वर्क हार्ड। इसी तरह से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डिनर पे गए हैं और खाना खाने के बाद जब हमने अपनी प्राइमरी नीड जो थी, हंगर, उसको सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद अगर एक डिलीशियस डेजर्ट आता है तो वो हम क्यों खाते हैं, वो हम खाते हैं क्योंकि हम उसको एज अ इंसेंटिव लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारा बिहेवियर है वो हम अरोजल अप्रोच जो है उसके अलावा जो हमारी ड्राइव अप्रोच है उसके अलावा भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसमें से एक जो अप्रोच है दैट इज इंसेंटिव अप्रोच। इंसेंटिव्स जो हैं वो क्या हैं, वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, और एक्सटर्नल्स में वो आ जाते हैं, रिवार्ड्स आ जाती हैं और पनिशमेंट आ जाती है। अब देखें हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में या हर सोसाइटी में कुछ रिवार्ड्स होते हैं और कुछ पनिशमेंट्स होते हैं। जब हम कोई काम गलत करते हैं तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। अगर हम एक क्लास की एग्जांपल लेते हैं, वो स्टूडेंट जो शोर करेगा या डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेगा तो टीचर क्या है उसको पनिश करेगा, हो सकता है उसके मार्क्स कट कर दे, हो सकता है उसको क्लास से सस्पेंड कर दे। इसी तरह से कंपनीज में हम देखते हैं वो एम्प्लॉयज़ जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो उनको पनिशमेंट के तौर पे उनकी सैलरी कट की जाती है, उनका बोनस कट किया जाता है या उनकी प्रमोशन नहीं की जाती। सो जो इंसेंटिव्स होते हैं स्पेशली जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट क्या करते हैं कि वो हमें डायरेक्शन देते हैं, प्लस हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं टू वर्क हार्ड, सो दैट हम उन इंसेंटिव्स को अचीव करें। और वो जो इंसेंटिव्स हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो देखने वाली है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हमें भूख फील होती है
और जो हंगर की ड्राइव है उसको रिड्यूस करने के लिए हम खाना खाते हैं। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं और भूख मिटाने के बाद कोई डेजर्ट आता है तो हम फिर भी उसको खाते हैं। उसकी क्या वजह है कि हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन इंसेंटिव। जो खाने का टेस्ट है या जो उसका डिलीशियसनेस है उसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, इंसेंटिव से एसोसिएट करते हैं और उसको हम फिर खाते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये जो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं, ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से कम्प्लीमेंट करती हैं। और इन सब थ्योरीज को यूज़ करके हम अपने बिहेवियर को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और वो फैक्टर्स जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करती हैं और एक दूसरे को बल्कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। इसके अलावा इंसेंटिव्स में हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल रिवार्ड्स होते हैं, इसके अलावा इंटरनल रिवार्ड्स भी होते हैं। इंटरनल रिवार्ड से क्या मुराद है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो या कोई अच्छी कोई एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको दिल से खुशी होती है। सो जो दिल से खुशी होना या दिल में इत्मीनान आना किसी चीज़ का, वो क्या है, आपका इंटरनल इंसेंटिव है टू डू समथिंग गुड। इसी तरह से अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको बुरा फील होता है, नदामत होती है, वो क्या है, आपका एक इंटरनल पनिशमेंट का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप गलत काम करने से अपने आप को अवॉइड करोगे। सो जो हमारे इंसेंटिव्स हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। और जो डिफरेंट थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, उन सब को यूज करके हम कम्प्लेक्स बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो मोटिवेशन के बिहाइंड फैक्टर्स या रीजंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव अप्रोचेस बताती हैं कि जो मोटिवेशन है बेसिकली उसके पीछे हमारे थॉट्स होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं और हमारे गोल्स होते हैं। देखिए, जब एक इंसान कोई गोल सेट करता है तो उसको वो अचीव करने के लिए प्लान करता है, वर्क हार्ड करता है। सो जो उसका गोल सेटिंग करना है वो बेसिकली क्या करता है, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है उसके बिहेवियर को टू डू सर्टेन थिंग्स। इसी तरह से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करती हैं टू डू समथिंग। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ने आते हैं तो उसकी वजह क्या है, उनको पता है कि वो आज पढ़ेंगे तो उनको कल को डिग्री मिलेगी और डिग्री मिलने से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सोसाइटी में एक अच्छी जॉब मिलेगी, या अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करके। सो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि डिग्री उनको लॉन्ग रन में पे ऑफ करेगी, उस वजह से वो आज मोटिवेटेड हैं कि वो क्लास को अटेंड करें और अच्छे से स्टडी करें। इसके अलावा जैसे हमने इंसेंटिव की बात की थी कि एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन होती है और एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन से मुराद ऐसे रिवार्ड्स या पनिशमेंट हैं जो कि मटेरियल नेचर के होते हैं, लाइक मनी है, ग्रेड्स हैं या प्रमोशन है। इस तरह जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है वो है पर उसका मतलब है कि कोई चीज़ करना अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है या इत्मीनान मिलता है, वो क्या है, हमारी इंट्रेंसिक मोटिवेशन है। इसी तरह से जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें बेसुकूनी होती है, परेशानी होती है या नदामत फील होती है, तो वो क्या है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन है कि हम कोई गलत काम ना करें। अच्छा, रिसर्च हमें शो करती है कि हम वो काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं या हमारा वो बिहेवियर ज़्यादा मोटिवेटेड होता है जिसमें इंट्रेंसिक मोटिवेशन प्लस एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हो। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक डॉक्टर है और वो पेशेंट को चेक करता है जस्ट फीस के लिए, और एक दूसरा डॉक्टर है जो कि पेशेंट को चेक करता है फीस के लिए प्लस इसलिए कि उसको दूसरों की तकलीफ को सॉल्व करके खुशी महसूस होती है, अच्छा फील होता है। सो ऐसा डॉक्टर जो कि इंट्रेंसिक प्लस एक्सट्रेंसिक मोटिवेटेड है, जिसके लिए ये मोटिवेशन कि मरीज को ठीक करके पैसे मिलेंगे प्लस ये मोटिवेशन कि मरीज को चेक करके उसको दिल से सुकून या खुशी मिलेगी, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई काम करें तो हम उसके लिए इंट्रेंसिकली भी मोटिवेटेड हों और एक्सट्रेंसिकली भी मोटिवेटेड हों, फिर हम वो वाला काम ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं।
मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लोज ने हमें बताया था कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स होती हैं। कुछ नीड्स को हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं और कुछ नीड्स को हम सेकेंडरी नीड्स कहते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, और जैसे ही हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी होती हैं तो हम हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं या कोशिश करते हैं। ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैव बॉडी, सो उनकी फिजिकल नीड्स हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। मैस्लो ने एक पिरामिड बनाया जिसमें जो बेसिक नीड्स हैं उनको पिरामिड के नीचे रखा, और जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर मूव करते हैं तो हम अपनी बेसिक नीड से जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं उनको जैसे ही हम फुलफिल करते हैं तो फिर हम हायर लेवल ऑफ नीड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। पिरामिड में जो सबसे पहली नीड है दैट इज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल नेचर, उसमें आ जाता है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए, और ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हर इंसान अपनी लाइफ में कोशिश करता है कि वो अपनी इस नीड को सबसे पहले पूरा करे। देखिए, हम एज ह्यूमन बीइंग फूड को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। वाटर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एयर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते। स्लीप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम प्रॉपर रेस्ट ना लें तो हम एक्टिवली मूव नहीं कर सकते। इसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो भी हमारी प्राइमरी नीड में आती है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एज अ स्पीशी हम सरवाइव करें इस दुनिया में तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। सो जो ये सारी नीड्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये ह्यूमन बींग्स की प्राइमरी नीड्स हैं। जैसे ही हम अपनी ये वाली नीड्स पूरा करते हैं तो हम सेकंड लेवल ऑफ नीड्स पे आ जाते हैं, जिसको मैस्लो ने कहा था कि वो सेफ्टी नीड्स होती हैं। सेफ्टी नीड में क्या है कि हर इंसान चाहता है कि वो सेफ फील करे, उसके लिए इंसान जो है वो घर बनाता है, ठीक है। जो हमारा मुल्क होता है वो भी बेसिकली हमारी सेफ्टी नीड्स को पूरा करता है, क्योंकि हम अपने मुल्क में सिक्योर फील करते हैं, हमें पता है कि कोई एनिमी हम पे इजीली अटैक नहीं कर सकती। इसके अलावा जो हेल्थ है या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं वो भी किस में आता है, हमारी सेफ्टी नीड्स में आता है। सो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए सो दैट हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकें और प्रॉपरली इस दुनिया में रह सकें। सो जो हमारी सेफ्टी नीड्स हैं उसमें हमारा शेल्टर आ जाता है, हमारा घर आ जाता है, हमारा मुल्क आ जाता है, हमारी इवन जॉब आ जाती है। जॉब सिक्योरिटी भी बेसिकली हमारी सेफ्टी नीड्स में आती है। उसके बाद हमारी जो हेल्थ है वो भी किस में आती है, सेफ्टी नीड्स में आती है। अच्छा, फर्स्ट टू नीड्स को पूरा करने के बाद जो इंसान है वो अपनी थर्ड नीड को पूरी करने की कोशिश करेगा। मैस्लोस की हायरार्की में जो थर्ड नीड है दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। हम देखते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग हम ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। सो हम क्यों ग्रुप्स और फैमिली में रहते हैं? क्योंकि ये हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को पूरा करता है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि हम दूसरों से प्यार करें और इन रिटर्न दूसरे हमसे प्यार करें। इसीलिए से हम लोग जो हैं वो सोशली बड़ा एक्टिव होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम अपनी फैमिली जो है उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बेसिकली हम अपनी जो नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस की उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। मैस्लो कहता है कि जब हम अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को फुलफिल करते हैं तो उसके बाद ही फिर हम अपनी हायर लेवल ऑफ नीड को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद आ जाता है एस्टीम की नीड, ठीक है, सेल्फ एस्टीम की नीड। सेल्फ एस्टीम की नीड से मुराद है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी कोई ना कोई वर्थ हो, वो अपनी अहमियत समझता है और कहता है कि वो सेल्फ वर्दी है, उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। सो ये वाली नीड जो है वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम की। इससे मुराद ये है कि हम एज ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि हमारी जो भी कॉम्पिटेंसी है, हमारे अंदर जो भी स्किल है, लोग उसकी तारीफ करें या उसको एक्नॉलेज करें। सो अगर लोग हमारी स्किल्स को एक्नॉलेज करते हैं या हमारे अंदर जो टैलेंट है या हमारे अंदर जो कॉम्पिटेंसी है उसको एक्नॉलेज करते हैं तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम है कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई वर्थ हो वो एक्नॉलेज हो अगर, तो हमारी ये वाली नीड क्या होती है, फुलफिल होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, एक डॉक्टर जो है
जब वो अपना पेशा अपनाता है, लोगों को ट्रीट करता है, लोगों की ट्रीटमेंट करता है, तो वो सोसाइटी में भी जाता है कि सोसाइटी उसकी इज्जत करे, क्योंकि वो एक अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर कोई टीचर है या कोई बार्बर है या फिर कोई लॉयर है, वो जब भी अपनी जॉब जो परफॉर्म करते हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी जो है उनको एक अच्छी नज़र से देखे, उनकी रिस्पेक्ट करे, सो दैट कि वो सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वजह से। सो वो लोग जो सोसाइटी में अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हैं, सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, उनकी उनको क्या होता है कि सोशल स्टेटस मिलता है। और सोशल स्टेटस मिलने से क्या होता है कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम की नीड है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। अच्छा, इसके अलावा जब हम सेल्फ एस्टीम की नीड को पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारी लास्ट नीड है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि हम जो भी इंडिविजुअल है, हमारे अंदर जो भी इंडिविजुअल टैलेंट है या स्किल है, उसको अगर हम बड़े अच्छे से पॉलिश करते हैं और उस चीज़ में हम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट को अचीव कर लिया है। जो हमारा मेन मकसद था दुनिया में आने का, वो हमने अचीव कर लिया है। देखें, वो लोग जो हाई अचीवर होते हैं, बेसिकली वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को अचीव करते हैं। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, दूसरों से ज़्यादा वो अपने टैलेंट या स्किल को पॉलिश करते हैं और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर है लाइक बाबर आजम, तो उसने इतना हार्ड वर्क किया है कि उसकी वजह से अब हम उसको दूसरों से मुनफरिद समझते हैं। इसी तरह से अगर कोई पॉलिटिशियन है जो कि बड़ा फेमस है या कोई लीडर है लाइक कायदे आजम, तो उन्होंने क्या किया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज को अचीव किया, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, लोगों को इतना इंस्पायर किया, अपने स्किल्स को इतना पॉलिश किया और अपना मकसद इतना आला रखा कि अब हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। सो ऐसे लोग जो अपने स्किल, अपने टैलेंट को पॉलिश करके दूसरों से मुनफरिद हो जाते हैं और दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशन बन जाते हैं, बेसिकली वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को पूरा करते हैं और फिर वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं अपने मकसद को अचीव करके। अच्छा, अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें कि किस बंदे ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को अचीव किया और किसने अचीव नहीं किया, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली हम नहीं कह सकते कि एक इंसान जो कि बड़ा फेमस है, एक इंसान जिसने अपने जॉब में बड़ा एक्सेल किया, तो क्या उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को अचीव किया कि नहीं किया। सो इसके बारे में कॉन्ट्रडिक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट्स जो है वो अपने चाइल्ड की बड़ी अच्छे से ग्रूमिंग करते हैं और अपनी लाइफ का मकसद चाइल्ड को अच्छे से ग्रूम करने को समझते हैं, तो अपनी सेंस में उन्होंने अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है उसको सेटिस्फाई कर लिया और अचीव कर लिया। लेकिन एक आदमी जिसका टारगेट या जिसका गोल ही बड़ा हाई है, हो सकता है दूसरों की नज़र में वो बड़ा ही कामयाब इंसान हो, लेकिन उसने इंटरनली अपने माइंड में अपनी वो स्टेज को अचीव नहीं किया। सो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, इसको ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की अगर बात करें, तो इससे एक चीज जो है वो वाजिया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, इनकी जो बेसिक या प्राइमरी नीड्स हैं वो तो सबकी सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर नीड्स की तरफ मूव करते हैं, ह्यूमंस की जो नीड है वो कम्प्लेक्स हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और उसको स्टडी करना ऑब्जेक्टिवली इतना इजी नहीं है। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके उधर तक रीच करने के लिए उनको बाकी अपनी जो नीड्स हैं उनमें से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम देखते हैं ऐसे लोग जो बड़े हाई अचीवर्स होते हैं, वो बेसिकली अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे सकते। सो जो उनकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है उसको उन्होंने ठीक से सेटिस्फाई या पूरा नहीं किया। सो इसके अलावा डिबेट्स ऐसी भी हैं कि हर टाइम पे इंसान जो है वो अपनी ये जो पांचों नीड्स हैं इनको पूरा करने की कोशिश करता रहता है, और ऐसा नहीं है कि जब वो एक नीड से मूव ऑन करेगा तो सेकंड नीड की तरफ जाएगा, बल्कि एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक टाइम, हर इंसान इन अपनी तमाम पांचों नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो सब ने पूरी करनी है तो अगली नीड की तरफ मूव करना है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी दे सकते हैं, लाइक अगर वार आ जाए
तो क्या फिर हम अपनी सेल्फ स्टीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे या उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, या फूड एंड शेल्टर की तरफ ज़्यादा हमारा माइंड जाएगा? डेफिनेटली फूड एंड शेल्टर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल नीड है। अगर हम अपने फूड या शेल्टर की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये जो टेबल है ये बेसिकली पिरामिड को शो कर रहा है। पिरामिड के नीचे हम देख सकते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर थर्ड नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, फोर्थ नीड है हमारी स्टीम की जिसको हम सेल्फ स्टीम भी कहते हैं, और फिफ्थ स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ठीक है। अब पिरामिड हमें ये बताता है कि जो बेस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। जैसे जैसे हम हायर मूव करते हैं या टॉप की तरफ मूव करते हैं तो वो वाली नीड्स जो हमारी हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। देखें, जो भी बिल्डिंग होती है उसकी बेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेस स्ट्रांग होगी तो फिर ही बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती है। इसी तरह से मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड भी हमें ये कंसेप्ट देता है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम उनको फुलफिल करते जाते हैं तो फिर हम हायर लेवल ऑफ नीड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स का ध्यान रखेगा, फिर सेफ्टी नीड्स का, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस का, फिर एस्टीम का, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा। अप्लाइंग डिफरेंट अप्रोचेस टू मोटिवेशन। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जब भी हमने किसी बिहेवियर का एनालिसिस करना है, उसको स्टडी करना है, तो हमने जितनी प्रीवियस अप्रोचेस पढ़ी हैं उन सबको हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इधर एक एग्जांपल दी है एरन की कि एरन जो है उसको हाइकिंग का शौक था। वो पहाड़ पे हाइकिंग करने गया और उधर उसको एक्सीडेंट हो गया। और इस अप्रोच को अगर हम एनालिसिस करते हैं इसके इस बिहेवियर का, तो हम अपनी तमाम अप्रोचेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एरन के बिहेवियर जो है वो किन किन चीज़ों से मोटिवेटेड था। देखें, हाइकिंग हमने जैसे पढ़ा कि ऐसे लोग जिनकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हाई होता है वो डेंजरस एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। सो इससे हमें पता चलेगा कि एरन हाइकिंग करता है, इसका मतलब है कि एरन जो है उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हाई है, इस वजह से वो हाइकिंग जैसी डेंजरस स्पोर्ट करता है। अच्छा, सेकंड ये कि एरन जो है उसको ड्यूरिंग हाइकिंग एक्सीडेंट फेस करना पड़ा। उसके पास रोप्स थी, टूल्स थी जिसकी मदद से उसने अपने आप को बचाया। सो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने सर्वाइवल की थ्योरी पढ़ी थी कि हर इंसान जो है उसको लगता है कि सर्वाइवल जो है वो उसकी मेन एक प्रायोरिटी है। तो जो टूल्स थे एरन के पास वो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि ऑल दो वो एक डेंजरस एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज कर रहा है, लेकिन वो खातर ख्वाह इस चीज़ का साथ उसने इंतज़ाम किया कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वो अपनी जो टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करके अपने सर्वाइवल के चांस को ज़्यादा बना सकता है। लाइक उसने हेलमेट पहना था, उसके पास रोप थी, उसके पास डिफरेंट टूल्स थे जिनसे वो मदद ले सकता था। उसके पास जो बैग था उसमें वाटर था, फूड था, सो दैट उसको पता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है। तो उसने उसने अपनी वो तमाम चीज़ें कवर की हैं। साथ ये जो उसकी एक्टिविटी है एक डेंजरस एक्टिविटी, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अरोजल अप्रोच की बिना में। सो जब भी हम कोई भी कह लें कि सिनेरियो या बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट जो मोटिवेशन की अप्रोचेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ अब क्या था कि एरन जो है उसके ऊपर एक हैवी जो पत्थर है वो गिर गया था। तो अब उसके पास टूल्स हैं, वो देख सकता है, सोच सकता है अपने माइंड से कि किस तरह मैंने इस पत्थर को अपने ऊपर से कह लें कि हटाना है। सो ये वाली अप्रोच होगी उसकी कॉग्निटिव अप्रोच, इधर वो अपने माइंड को फुली अप्लाई कर रहा है एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सो हमने जब भी किसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो हमने ये देखना है कि ये जितनी अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं और ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और अगर हम मल्टीपल अप्रोचेस से किसी बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। ठीक है, जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम उस बिहेवियर को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। द मोटिवेशन बिहाइंड ईटिंग एंड हंगर। अब ईटिंग जो है ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि कॉमन है सब ह्यूमन बीइंग्स में। हम सब जो है वो खाना खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए,
और एनर्जी, उस एनर्जी से ही हम अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ईटिंग का जो बिहेवियर है, इसका अगर हमने एनालिसिस करना हो तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। कुछ रीजंस हैं जो ईटिंग के पीछे या हंगर के पीछे हैं, वो बियोलॉजिकल रीजंस हैं। कुछ रीजंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल है, हमारी बॉडी नीड्स के मुताबिक है। और कुछ रीजंस जो हैं वो सोशल रीजंस हैं, जिनकी वजह से हम कह लें कि खाना खाते हैं या ईटिंग का हैबिट है हमारे अंदर। ठीक है, अब अगर हमने इस बिहेवियर का एनालिसिस करना है तो हमने ये बियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और जो सोशल रीजंस है उनको, उनका पोस्टमार्टम करना है और देखना है क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो खाना खाता है। अच्छा, इससे बात करने से पहले थोड़ा सा ये है कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी ये है कि अगर आपका बॉडी वेट जो रिक्वायर्ड वेट है उससे 20% ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि एक इंसान ओबीस है। ठीक है, और जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये एक रेशो होती है जो कि हमारे वेट को और बॉडी का जो साइज है उसका रेशो बताती है, और बताती है कि कौन बंदा ओबेस है और कौन सा बंदा ओवरवेट है। अगर ये बीएमआई की रेशो जो है ये 25 और 30 के दरमियान हो तो हम कहते हैं कि एक इंसान ओवरवेट है, और अगर ये 30 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ओबीस है। और अगर ये रेशो 18 और 25 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बॉडी वेट है। और अगर 18 से कम है तो इसका मतलब है कि एक बंदा जो है वो अंडरवेट है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हंगर को डिटरमिन करते हैं, और उसके बाद हमारे ईटिंग हैबिट उसके मुताबिक होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कुछ लोग बाय बर्थ उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि वो जो खाना खाते हैं वो जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हंगरी फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो होता है, और इसकी वजह से उनका जो फूड है वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होने की बजाय उनकी बॉडी में फैट की सूरत में स्टोर हो जाता है, जिससे वो ओबीस हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ऐसे लोग जिनकी हाइपोथैलेमस जहाँ ब्रेन के इस पार्ट में इंजरी हो जाए, उनका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं रह सकता, जिसकी वजह से उनकी जो हंगर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि बॉडी में शुगर का बैलेंस मेंटेन ना रहने की वजह से उनको ज़्यादा भूख लगती है, और कुछ लोगों को भूख बड़ी कम लगने लग पड़ती है क्योंकि जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, या कह लें कि अप्रोप्रिएट नहीं रहता। सर, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो बियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं हमारी हंगर को, लेकिन इसके अलावा जो सोशल फैक्टर्स हैं वो भी डिटरमिन करते हैं हमारी हंगर को या हमारे ईटिंग बिहेवियर को। देखें, हर सोसाइटी में मोस्टली क्या है कि हम अपने रोज़मर्रा में 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके बेशक हमें अगर भूख ना लगे फिर भी हमने ये रूटीन को मेंटेन रखते हैं क्योंकि इसकी हमें एक तरह से आदत पड़ जाती है। ब्रेकफास्ट में अगर हम हंगरी ना भी फील करें तो फिर भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच में अगर फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा हंगर फील नहीं होती फिर भी हम करते हैं। और डिनर का भी सेम है कि बेशक हमें भूख ज़्यादा फील ना हो फिर भी हम डिनर करते हैं, हम अपने मील को स्किप नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हमारी एक आदत बन जाती है ज़िंदगी में कि 3 टाइम हमने मील लेना है, इर्रिस्पेक्टिव हमें ज़्यादा हंगर फील हो कि ना हो। उसके बाद इंसान जो है उसका ये भी हैबिट बन जाता है कि उसने अपनी प्लेट में कितना खाना डालना है। लाइक एक आदमी जो है वो ब्रेकफास्ट में अगर एक पराठा खाता है तो उसने अपनी रूटीन को मद्देनजर नहीं रखना कि कल उसने ज़्यादा एक्सरसाइज की या आज उसने कितनी एक्टिविटी फिजिकल करनी है। उसकी बस आदत बन गई है कि वो सुबह नाश्ते में एक पराठा खाता है, बेशक वो आज के दिन ज़्यादा एक्टिविटी करता है या नहीं करता या सारा दिन सोया रहता है। फिर उसने जब लंच का टाइम आना है तो अगर वो एक रोटी या 2 रोटी खाने की आदत है तो उसने अपना वो वाला मील कंप्लीट करना है। तो क्या है कि एक कंडीशनिंग हो जाती है, इंसान को आदत पड़ जाती है हर टाइम, मीन्स के जो दिन के 3 औकात हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, सेम अमाउंट ऑफ फूड खाने की। और जबकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है या एक्सरसाइज का लेवल है वो हर डे वेरी करता है, लेकिन जितने ही अमाउंट में हमने खाना खाना होता है वो वेरी नहीं करता, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जब इंसान जो है वो थोड़ा परेशान होता है तो अक्सर लोग जो हैं वो अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए चॉकलेट्स खाते हैं या
ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि जो खाना खाना है वो हमारी अटेंशन को डिवर्ट कर देता है जो इमीडिएट प्लेयर हमें मिलता है खाने से उसकी तरफ। सो मोस्टली लोगों का ये बिहेवियर होता है कि ड्यूरिंग टेंशन या डिप्रेशन वो क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा खाने से खुशी महसूस होती है या सेटिस्फेक्शन होती है। सो इन तमाम रीजंस की वजह से हम देखते हैं कि ओबेसिटी जो है वो एक मेजर इशू है आजकल के दौर में। ओबेसिटी को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो उसकी बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है लेप्टिन, और लेप्टिन का मेन फंक्शन ये होता है कि बॉडी जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है वेट लॉस के अगेंस्ट। अगर हम अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो जंगलों में रहते थे, और उधर एक सबसे बड़ी जो स्ट्रगल थी ह्यूमन बींग्स की वो थी अपने फूड को मेक श्योर करना। सो ये जो लेप्टिन हार्मोन है ये हमें हंगर हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है, और बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि ये वेट लॉस से बच सके, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंसान जंगलों में रहता था, तो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज था वो था कि अपने लिए फूड को फाइंड आउट करना। और जब इंसान को फूड मिलता था, लाइक वो कोई शिकार करता था और उसको फूड मिलता था, तो इंसान ये कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सके, सो दैट वो अपनी एनर्जी जो है अपने अंदर प्रिजर्व कर सके। सो हमारी बॉडी डिज़ाइन इस तरह से है कि ये वेट लॉस के अगेंस्ट एक्ट करती है। सो जो ओबेसिटी है इसको बायोलॉजिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में ओबेसिटी है वो होती है फैट सेल्स की वजह से। एक तो फैट सेल्स जो हैं उनका साइज मैटर करता है, दूसरा उनका नंबर मैटर करता है। बायोलॉजी कहती है कि जो फैट सेल्स का नंबर है वो 4 मंथ्स तक बढ़ता है, उसके बाद वो सेम ही रहता है। उसके बाद अगर कोई बंदा obese होता है तो उसका जो फैट सेल्स हैं जिसकी क्वांटिटी 4 मंथ तक डिटरमिन हो चुकी है उनके साइज में फर्क आता है। सो ऐसे बंदे जो कि 4 माह की एज तक ओबेसिटी का शिकार थे या मोटे थे, वो पूरी ज़िंदगी उनके अंदर ये एबिलिटी रहेगी कि वो जल्दी वेट गेन कर सकते हैं और ओबीस हो सकते हैं। जबकि वो बंदे जो 4 मंथ की एज में पतले थे उनका कम चांस होता है अपनी लाइफ में मोटे होने का। अच्छा, इसके अलावा ऐसे भी सर्टेन बिहेवियर्स हैं जिसमें देखा गया है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल वैसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि वो बिल्कुल भी खाना छोड़ देते हैं, और होते वो पतले हैं लेकिन उनको लगता है कि वो ओवरवेट है, और उनकी अपीयरेंस ना खाने की वजह से जस्ट लाइक स्केलेटन हो जाती है। इसके अलावा एक डिसऑर्डर है जिसको हम बुलिमिया कहते हैं। उसमें क्या है कि एक इंसान बड़ा ज़्यादा खाता है और उसके बाद ज़्यादा खाने की वजह से वो उसको वॉमिट हो जाती है। सो ये डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम सोशल एंगल से देख सकते हैं, बियोलॉजिकल एंगल से देख सकते हैं, एवोल्यूशनरी एंगल से देख सकते हैं। सो जब भी आपने किसी बिहेवियर को का एनालिसिस करना है, तो जो आप डिफरेंट मोटिवेशन की जो अप्रोचेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव मिलते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और उनको डिफरेंट एंगल से चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, सो दैट हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर की बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। The need for achievement, striving for excellence। अच्छा, जो दी नीड फॉर अचीवमेंट जो है ये एक स्टेबल और लर्न करेक्टरिस्टिक है, और ये इंसान जो है वो लर्न करता है अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से। और हर बंदे की जो नीड है फॉर अचीवमेंट वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं या ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं जिधर लोग एक्सीलेंस को अचीव करना अच्छा समझते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये नीड पैदा हो जाएगी कि उसको हाईली अचीव करना है। अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं जिधर कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, तो आपके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब नीड फॉर अचीवमेंट जो है ये भी लोगों में इसका भी फ़र्क होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी हाई नीड फॉर अचीवमेंट होती है और वो चाहते हैं कि वो लाइफ में बेहतर से बेहतर अचीव करें। इसके लिए क्या करते हैं कि वो कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उनको मीट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी गेम्स में इंडल्ज होते हैं जिधर वो जीत सकें, सो दैट वो सेटिस्फाइड फील करें और दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल फील करें। अच्छा, जिन लोगों की नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है वो यूजुअली ऐसे टास्क चूज करते हैं जो कि इंटरमीडिएट डिफिकल्टी होती है, जिनकी मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते।
और बहुत आसान भी नहीं होते, क्योंकि अगर वो बहुत इजी हो और अगर वो टास्क वो परफॉर्म करके उसको अचीव कर लें तो फिर तो सारे कहेंगे कि ये तो इतना इजी टास्क था, कोई भी कर सकता था। और बहुत हाई या बहुत ही मुश्किल टास्क को वो इसलिए नहीं करते, मीन्स के उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसमें चांस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है और चांस ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। सो मोस्टली लोग जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो हाई होती है, वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाले टास्क चूज करते हैं, जिसमें जीतने का चांस कह लें कि अबाउट 50% होता है। और ऐसे टास्क को अचीव करके वो लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल फील करते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर कोई बंदा है वो अपनी लाइफ में ये टारगेट रखता है कि जी मैंने तो मुल्क का वजीर आजम बनना, तो ये एक बड़ा ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। उसमें क्या है कि चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक आदमी जिसको पॉलिटिक्स का शौक है, वो कहता है कि जी मैं मेंबर बनना चाहता हूँ नेशनल असेंबली का, और इस टास्क को वो अचीव कर सकता है, तो वो हम कहेंगे कि वो उसने क्या किया कि एक इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाला टास्क चूज किया, क्योंकि एमएनए बनना इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो कि लो अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, जिनकी जो कि इतना अपनी लाइफ में हाईली अचीव नहीं करना चाहते। अच्छा, अब इनकी जो प्राइमरी मोटिवेशन होगी वो ये होगी कि वो डिजायर करेंगे टू अवॉइड फेलियर्स। वो अपनी लाइफ में ऐसे टास्क चूज करेंगे जो कि बड़े इजी हों, जो कि कोई भी इंसान कर सकता हो। इसकी एग्जांपल हम अगर हम एकेडेमिया को लें, फॉर एग्जांपल मैट्रिक करना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। सो ऑलमोस्ट हर बंदा जो कि थोड़ी सी मेहनत करता है वो मैट्रिक पास कर सकता है। सो ऐसे बंदे जिनकी लो अचीवमेंट होती है वो अपने लिए इजी टास्क चूज करते हैं, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट टास्क चूज करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क में क्या होता है कि चांस ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। अगर इंसान फेल भी हो जाए उसमें तो उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि 99% बंदे उस चीज़ में फेल हो जाते हैं। सो जो लो अचीवमेंट है जिनकी होती है, या लो अचीवमेंट मोटिवेशन जिनकी होती है, वो या तो बड़े इजी टास्क चूज करते हैं या बहुत ही डिफिकल्ट टास्क चूज करते हैं। वो अवॉइड करते हैं इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाले टास्क, क्योंकि इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाले टास्क जो होते हैं वो आपसे रिक्वायर करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हार्ड वर्क, उसके बाद ही आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लाइक कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं, ये एक इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाला टास्क है। वो बंदे जो कि हाईली अचीव करना चाहते हैं, जस्ट वो कॉलेज अटेंड करते हैं या यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। जबकि ऐसे लोग जो कि लो अचीवमेंट मोटिवेशन जिनकी होगी, वो मोस्टली क्या करेंगे, हाई स्कूल करेंगे और उसके बाद वो गिव अप कर देंगे। अच्छा, अब क्या है कि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो क्या है, ज़्यादातर सक्सेस ओरिएंटेड है। उधर क्या है कि लोगों के अंदर नीड ऑफ हाई अचीवमेंट है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें स्टडीज़ की, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं दे हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी और उनका जो फ्यूचर कैरियर है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जिस तरह हमारी दूसरी नीड्स हैं, इस तरह हमारी एक होती है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन से मुराद है कि ऐसे लोग जिनकी नीड फॉर एफिलिएशन हाई होती है, वो अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं, अपने दोस्तों से अपने ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात क्या रखते हैं, अच्छे रखते हैं, वो अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। वो अलोन रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारें या अपने जो भी उनका ग्रुप है उसके साथ टाइम को स्पेंड करें। सो ऐसे लोग जिनकी नीड फॉर एफिलिएशन हाई होती है, उनके सोसाइटी में ज़्यादा दोस्त होते हैं, उनकी दोस्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वो सोशल सर्कल उनका क्या होता है, वास्ट होता है या बड़ा होता है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं उनकी नीड फॉर एफिलिएशन कम होती है, वो ज़्यादा तन्हा रहना पसंद करते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं। उनके दोस्तों का जो सर्कल है वो काफ़ी छोटा होता है, वो इतने सोशल नहीं होते, वो सोशल इवेंट्स में इतना ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते। इसी तरह से जैसे नीड फॉर एफिलिएशन है, इसी तरह से एक होती है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर से मुराद है कि कुछ लोग जो हैं उनकी नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है, वो चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा लोगों पे हो, वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सके। ऐसे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में
तरक्की करके हायर पोजीशंस को रीच करना चाहते हैं, मींस कि वो बॉस बनना चाहते हैं, किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिधर वो लोगों पे अपने पावर को इन्फ्लुएंस कर सकें, लाइक वो पुलिस है या आर्मी है या इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं। और जो लोग जिनकी नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है वो अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, अपना ऑफिस को देते हैं या अपनी जॉब को देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जॉब में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हायर पोजीशन को रीच करेंगे, और हायर पोजीशन को रीच करके वो ज़्यादा पावर अपने हैंड में ले सकते हैं और ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको हम फिल करेंगे और इसको फुलफिल करने के बाद हमें पता चल सकता है कि हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कितना है, हमारी जो पर्सनालिटी टाइप है वो किस तरह की है। सो हम सब इसको फिल करेंगे और फिर जज करने की कोशिश करेंगे कि हम किस पर्सनालिटी टाइप में फॉल करते हैं। Thank you. This is end of chapter number 5.